Assalamualaikum ji, good morning. Welcome and what a nice rainy nice मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त हम कराची में बैठे हुए हैं और कराची में पूरी रात बारिश होती रही है, लेकिन इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन हो रही है, हर जगह हो रही है। कल सारा दिन भी बारिश का सिलसिला जारी रहा है और नाइस मॉर्निंग, हाँ इट इज अ नाइस मॉर्निंग, क्योंकि अच्छी बात ये हुई है कि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज नहीं हुआ। जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं ना, मफलूज जो हो जाया करता था वो नहीं हुआ है। जिंदगी रवां दवा है, स्कूल भी चल रहे हैं। Can we also say, Abdullah, we should add, क्योंकि हम जब कभी कहीं बेहतरी देखते हैं, अब we are not talking about the entire city of Karachi, it is huge, लेकिन जहाँ पहले पानी बहुत भर जाता था और लोग बिल्कुल नहीं गुजर सकते थे, ट्रैफिक जैम्स होती थी, बड़ा ही कुछ हो जाता था, तो बेहतरी हमें नज़र आई है डेफिनेटली। आपको पता है जहाँ हम क्रिटिसाइज करना होता है तो और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो हम देते ही हैं कि इसको बेहतर करें एंड ऑल, लेकिन जब बेहतरी आ जाए तो उसको मेंशन करना भी ज़रूरी है। तो बहुत सी जगहों पे अभी भी बहुत काम होने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडें टूट रही हैं और ये सब कुछ भी चल रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ काम हुआ भी है, so it needs to be mentioned। So yeah, जो ज़िंदगी बिल्कुल रुक जाती थी, ना आप कहीं आ सकते थे ना कहीं जा सकते थे, कई फुट गलियों सड़कों में पानी होता था, अंडरपासेस भर जाते थे, गड्ढे बन जाते थे। इस मर्तबा इस तरह की सूरत हाल नहीं है और बारिश मुसलसल हो रही है और बारिश आगे भी होने का सिलसिला यूं ही जारी रहने की पेशगोई है। अभी टिकर हम पढ़ रहे थे तो हेडिंग आती है ना समुद्री तूफान, क्यों हम भी ज़रा समंदर में डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने तफसील जानने की कोशिश की तो वहाँ जापान में खासी सूरत हाल ख़राब हुई है, दरख्त भी उखड़ गए हैं, वहाँ समुद्री तूफान ने हिट किया है। एब्सोल्युटली। अच्छा, हम बात तो वैसे कराची की कर रहे हैं और विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मानसून जो है वो मुल्क भर में हो रहा है और बारिशों का सिलसिला जो है वो बिल्कुल जारी है। मतलब आप कश्मीर की बात कर लें, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है, चल रहा है बिल्कुल। और मानसून के सिस्टम के बायस कराची और हैदराबाद समेत सिंध की साहिली पट्टी पर आज दोपहर से तेज़ बारिश का इम्कान भी। हम हल्की बारिश, कंसिस्टेंट बारिश का जिक्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि तेज़ बारिश भी होगी। इस वक्त मानसून सिस्टम कराची से 260 किलोमीटर दूर है। आइंदा 2 रोज़ तक मानसून सिस्टम सिंध की साहिली पट्टी के करीब रहेगा और फिर बलोचिस्तान की जानिब पड़ते हुए कम होना शुरू हो जाएगा। कराची में अगले 3 रोज़ में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान मौजूद है। तो वो जो हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे ना, बहुत बारिश हो सकती है, इट इज स्टिल देयर, इट इज नॉट येट ओवर। उधर दरियाए सिंध के कई मकामात पर शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, कपास और दीगर फसलें डूब गई हैं। राजनपुर में नदी नालों के बायस में तुग़यानी है, हिफाजती बंदों में शगाफ का खतरा है और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर अब अप नॉर्थ चले गए हैं। अस्तोर में बारिशों से फसलें शदीद मुतासिर हुई हैं। आज़ाद कश्मीर की अगर बात करेंगे तो वहाँ वादी नीलम, अठमकाम और भिम्बर आज़ाद कश्मीर में भी बारिश जारी है। अच्छा, अब आपको बताएं कि भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है और इलाके में फौज तलब कर ली गई है। मतलब वहाँ इतना बुरा हाल है। अक्सर हमने देखा है कि बारिशों का जब एक सिस्टम बन रहा होता है तो वर्स्ट हिट जो होता है वो इंडियन गुजरात जरूर होता है। ये भारत के विजुअल्स हैं जी, आप देख रहे हैं हम अभी आपको ये देखें, ये वैसे हमें भी फेमिलियर लगेंगे, कुछ साल पहले हमारा भी यही हाल था। तालीमी इदारे जो उधर की बात हो रही है वो बंद हैं, ट्रेन सर्विस मुतासर है, 30,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है क्योंकि बात वहाँ तक पहुँच गई थी कि पीपल्स लाइव्स वर एट डेंजर। तो साइक्लोन्स भी आपको पता है कि जब हमारी तरफ भी आ रहे होते हैं तो पहले इनिशियल एक फेज़ जो होता है, जो वर्स्ट फेज़ होता है, वो अक्सर हमने देखा है कि वो इंडियन गुजरात में ज़रूर होता है। अच्छा जी, अंजुम नज़ीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मेट्रोलॉजिस्ट, और उनीवा ज़मीर शाह हमें शहर की सूरत हाल मालूम करेंगी। फ़्लाइट ऑपरेशन कल भी सारा दिन मुतासर रहा है, छोटे जहाज़ तो कैंसिल ही हो गए थे फ़्लाइटें उनकी, अब बाकी जो बड़े जहाज़ थे उनकी फ़्लाइट्स डिले हो रही थी। उनीवा ज़मीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम कराची टू गिव अस अपडेट्स। अंजुम नज़ीर साहब से हम मौसम की पेशगोई और सूरत हाल मालूम करेंगे। छत भी टपक रही थी, छतें तो खैर टपक की जाती हैं हमारे यहाँ जब बारिशें होती हैं, मे बी द फॉल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और व्हाटएवर, लेकिन उनीबा सबसे पहले आप जरा अपडेट दीजिए कि किधर हैं आप और क्या देख रही हैं। पूरी रात ये कराची में तो हर जगह ही बारिश होती है, लेकिन जहाँ होती है ना वहाँ पीछे बस मंजर अच्छा ही लग रहा होता है, हरियाली भी होती है, सड़कें भी साफ होती हैं, क्योंकि ज्यादातर मलीर कैंट में होती हैं। आपसे मिलके उनीबा
अब्दुल्ला हुमा, मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ गंदगी के मामले में। यकीन करें, जब मैं शूट के लिए कोई जगह चूज़ करती हूँ तो पहली मेरी कोशिश होती है कि वो खूबसूरत मकाम हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कराची पूरा ही गंदा है। कराची खूबसूरत है, और ये जो सिस्टम की बात करें ना, इससे यकीनन बहुत सारे खदशात जुड़े हुए हैं। जैसे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, ये खदशा है कि तेज़ हवाएँ चल सकती हैं, आंधी आ सकती है और गरज चमक रहेगी। लेकिन कराची में ना ये जो सिस्टम है बहुत प्यारा मौसम लेकर आया है। कल से आपने देखा होगा कि वक्फे से बारिश होती रही, हल्की बारिश थी, कहीं मोतदिल बारिश थी, लेकिन मौसम बहुत हसीन था, बादल छाए हुए थे। जहाँ बारिश नहीं हो रही थी वहाँ ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं अपने घर पर मौजूद थी, मैंने पंखे बंद कर दिया। मैंने कहा चलो एनर्जी की बचत भी करते हैं, क्योंकि इतनी ठंडी हवा थी। और रात में तो ऐसी ठंडी हवा थी कि हमें शीट लेने की ज़रूरत पड़ी, हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, हमें पंखे बंद करने पड़े, क्योंकि कराची वाले पंखे बंद किए बगैर सोते नहीं, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है ना, उसके बाद ही उनको वो नींद आती है। लेकिन कराची में ये जो सिस्टम है बहुत ही खूबसूरत मौसम लेकर आया। इस वक्त भी मैं आपके साथ मौजूद हूँ, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से हमें अपडेट किया गया है कि सिस्टम जो है वो अब भी अपनी शिद्दत बरकरार रखे हुए डिप्रेशन की सूरत में आगे बढ़ रहा है। तकरीबन रात में बताया गया था कि 260 किलोमीटर कराची से दूर है, लेकिन क्योंकि ये मज़ीद आगे बढ़ा है तो फासला अभी कम हो रहा होगा। शाम या रात में ये कराची के जुनूब के करीब आ सकता है और आइंदा 2 दिन ये यहाँ रह सकता है। तो इस दौरान तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान अब भी मौजूद है। अभी आप मौसम इंजॉय कर लें, लेकिन जब तेज़ और मूसलाधार बारिश हो तो आप चलिए अंजुम साहब से यही बातें पूछते हैं जरा कि क्या कहाँ है सिस्टम, कितनी दूर है और किस तरह हमें मुतासिर कर सकता है। अंजुम साहब, अंजुम साहब सबसे पहले तो क्योंकि हम पूरे मुल्क की ही बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मल है, ये पूरे मुल्क ही मॉनसून की इस लपेट में है, तो इज दिस अ नॉर्मल सिस्टम दैट यू आप जो देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जब हमने सीजनल फोरकास्ट इशू की थी तो हमने उस वक्त ये बात बता दी थी कि जो मॉनसून का सेकंड हाफ होगा वो ज़्यादा विगरस होगा। तो उसके तहत आप देख लें कि आज, कल और आज ख़ास तौर पर तकरीबन पाकिस्तान के 90% इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है। और इसकी वजह ये है कि क्योंकि साउथ में एक डिप्रेशन मौजूद है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। थोड़ी सी मैं तस्हीह करूँगा कि कल की तारीख में ये मोस्टली प्रैक्टिकली स्टेशनरी रहा है और उसने आगे मूवमेंट नहीं की है। और स्टिल सुबह 5 बजे के डाटा के मुताबिक कराची से अभी भी ये 270 किलोमीटर मशरिक जुनूब मशरिक में मौजूद है। और इसी की वजह से और ऊपर एक वेस्टर्ली वेव आ रही है जिसकी वजह से KPK और उससे मुल्हिका इलाकों में भी बारिश होनी है। तो इसी मॉनसून सिस्टम के तहत हमने देखा कि 2 रोज़ पहले मुल्तान में शदीद बारिश हुई। और अगर हम बात करते हैं सिंध की तो पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मीरपुर खास में 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बदीन में 112 मिलीमीटर बारिश हुई है। और इस बात की तवक्को है कि आज शाम तक ये सिस्टम जो है वो बहरे अरब को छूने की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक बात और भी मैं बता दूं कि कल की तारीख में ये मार्जिनली अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएगा और इस बात की तवक्को है कि ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड के लिए बनेगा। अच्छा, तो ये तो थोड़ा सा डर गए हम आपकी बातें सुन के। आप जब कहते हैं स्मॉल टाइम पीरियड तो मतलब हम समझ रहे हैं कि ये वीकेंड पूरा, क्योंकि कल फ्राइडे है तो फ्राइडे सैटरडे संडे टाइप बन जाएगा, या फिर कुछ घंटों की बात आप कर रहे हैं? देखें, जब साइक्लोन की लाइफ स्पैन की बात होती है तो अरेबियन सी के अंदर जो कोई भी साइक्लोन होता है उसकी जो लाइफ स्पैन का जो एवरेज टाइम पीरियड है वो 4 से 5 दिन होता है। तो जब हम मार्जिनल की बात करते हैं तो ये 1 से 1.5 दिन तक बरकरार रह सकता है। क्योंकि जो इस वक्त बात करें अपर एयर की, जो कि हमारे जिस जगह पर ये सिस्टम मौजूद है, तो 2 पुल फैक्टर इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक जो है वो 2 सब ट्रॉपिकल हाइज होते हैं जिसको आप कह लें तकरीबन 40 से 45 हज़ार फीट की बुलंदी पर, जो स्टीयरिंग फोर्स होती है किसी भी साइक्लोन या किसी भी जो वेदर सिस्टम है उसकी। तो एक हमारे पास होता है जो अरेबियन सब ट्रॉपिकल हाई, दूसरा इंडियन या तिब्बतन सब ट्रॉपिकल हाई। इस वक्त दोनों के दरमियान में जो है वो पुल फैक्टर की जो है जंग चल रही है। तो बहुत से जो मॉडल्स हैं वो इसके बारे में जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि आया इसने किस तरह बिहेवियर करना है। तो मोस्टली जो मॉडल्स हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो है जैसे ही अरेबियन सी में आएगा तो थोड़ा सा स्ट्रेंथन होएगा मार्जिनली, और उसके बाद जब ये थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो वहाँ से जो अरेबियन सब ट्रॉपिकल हाई की ड्राई विंड्स हैं वो इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू करेंगी। ताहम इस दौरान अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान जो हमारी साहिली पट्टी है जाहिर है उसके ऊपर ख़तरात मौजूद रहेंगे। शदीद बारिश, जैसा कि हमने बताया कि बदीन में पिछले 24 घंटों के दौरान
112 मिलीमीटर बारिश हो गई है, तो इस बात की तवक्को की जा सकती है कि जैसे जैसे ये सिस्टम आगे की तरफ मगरिब की तरफ आएगा तो हमारी मजीद साहिली पट्टी इंक्लूडिंग कराची उसमें भी ये सूरत हाल। हम कितनी बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, अगर ये इसी तरह मूव करता रहा जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है? जी देखें, इंटेंसिटी की बात हो रही है और पिछले फिगर्स मैंने आपको बता दिए कि बद्दीन में पिछले 24 घंटों में 112, मीरपुर खास में। अब अंजुम साहब, अगर 112 24 घंटों में होना तो फिर भी हैंडल हो जाती है, 112 अगर 1 घंटे में हो जाए तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कराची जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में। बात जी देखें, कराची की तरफ जब ये आता है और ये मजीद शिद्दत इख्तियार करता है तो अगर 6 घंटों में भी कराची में 60 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए तो वो कराची के लिए बड़ी अनप्रेसिडेंट हो जाती है। That's right. तो ये तो कराची का आपने हाल बता दिया, अब बाकी मुल्क का भी बता दे। जब मोस्ट इंटेंस जो होगा वो आप अगले कुछ दिनों में साहिली पट्टी पे देख रहे हैं और बाकी मुल्क में नॉर्मल जिस तरह चल रही है मॉनसून वही होगा अप नॉर्थ एंड अदरवाइज? देखिए, सबसे ज्यादा इसका इंटेंस जो इम्पैक्ट होगा वो हमारी साहिली पट्टी के साथ साथ जो मगरबी सिंध के अजला और उसके साथ जो मशरिक और साउथ नॉर्थ ईस्टर्न बलूचिस्तान है, जिसमें आपका खुजदार से लेकर ऊपर कोहलू और बारखान और ये जो रीजन है यहाँ पर भी बड़ी इंटेंस रेन हो सकती है। उसके साथ साथ थोड़ा सा हम ऊपर चले जाएं तो सुलेमान रेंज जो साउथ पंजाब के वेस्ट में है वहाँ पर भी अच्छी रेनफॉल के इम्कान हैं। तो जब इलाकों में अच्छी रेनफॉल होती है तो जो वहाँ के लोकल नालेज और नलियाँ वहाँ पे जो है आपका फ्लैश फ्लड्स की सूरत हाल डेवलप हो जाती है। अच्छा, उनीबा हमारे साथ हैं। बिल्कुल, उनीबा आपसे भी ये पूछना चाहते हैं कि चले हमने बड़ा एंजॉय कर लिया अभी तो पिछले 1-2 दिनों से हल्की हल्की बारिश और आपने भी जिक्र कर दिया, लेकिन अब लग रहा है कि इंटेंसिटी जो है वो बढ़ने वाली है। आप क्या देख रही हैं कि हम अपने नालों की सफाई पे भी हमने जिक्र किया, आर वी प्रिपेयर्ड? हमारी लोकल बॉडीज जो हैं, म्यूनसिपैलिटी जो है, प्रिपेयर्ड हैं एक स्ट्रॉन्गर वेव के लिए बारिश की? जी हाँ, इंतज़ामिया की जानिब से बारहा ये आगाह किया जा रहा है कि हम लोग सड़कों पर मौजूद है। कल मैं कराची भी हमें नज़र आए कि वो दौरा कर रहे थे पूरे शहर का, तो उनकी तरफ से यही आगाह किया जा रहा है कि नालों की सफाई की जा चुकी है। लेकिन अगर फिजिकली जाकर देखें तो कुछ नाले ऐसे हैं, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि नॉर्थ नाज़ाबाद का एक नाला है, वहाँ से कचरा तो निकाला गया लेकिन वो कचरा वहाँ से उठाया नहीं गया, वो बाहर ही छोड़ दिया गया। बारिश के पानी के साथ ये कचरा दोबारा वहाँ पर जा सकता है। ऐसे ही कुछ और नाले हैं, वहाँ की सफाई का कहा गया है लेकिन कचरा फिर भी नज़र आता है क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी उन नालों में अरसा से भरी जा चुकी है कि उसकी उस तरह से सफाई करना भी नामुमकिन सा ही लगता है। लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है। और हमने एक बात नोट की कि केएमसी का अमला जो है ना वो नज़र आ रहा होता है रोड्स पर, वो साथ के साथ जिस तरह शायर फैसल पर अगर आप देखेंगे तो पीएफ म्यूजियम के पास पानी जमा होता है, उसकी वजह से शायर फैसल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। लेकिन इसके साथ ही हमें अमला भी नज़र आ रहा होता है जो अपनी मशीन्स के साथ, वहाँ मशीनरी के साथ मौजूद होता है और वो पंप कर रहा होता है पानी को। तो ऐसा नहीं कि अमला एक्टिव नहीं है, अमला एक्टिव है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले सालों में जब हम रिपोर्ट करते थे तो मैं आपको बताती थी कि लोग भाग रहे हैं, बारिश होती है तो लोग अपने दफातर से जल्दी छुट्टी लेकर जा रहे होते थे, खौफजदा होते थे कि हम फंस जाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे और हम परेशान होंगे। लेकिन इस दफा हमें लोगों के चेहरों पर भी हमने सुकून देखा है और ट्रैफिक की रवानी भी हमने ऐसा नहीं। लेकिन जो अभी जो एरियाज हैं जहाँ पे रोड टूट का शिकार है वहाँ पर होती है उनीबा, लेकिन जो अभी हम खबर दे रहे हैं कि ऑब्वियसली ज़रा ज़्यादा इंटेंसिटी की बारिश होगी तो वो भागम दौड़ शायद अभी भी हो, बिकॉज एक ट्रस्ट इशू भी होता है ना कि इन द पास्ट इतनी बुरी तरह फंसते रहे, ऑल्दो थिंग्स आर लुकिंग बेटर दिस ईयर, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू हैंडल इट। एक और चीज हम क्लैरिटी चाहते हैं, ये नालों की सफाइयां एंड ऑल दैट, ये क्या पहले से शुरू हो रही थी इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस बारिश, या फिर ये अभी चूंकि बारिशें स्टार्ट हो गई हैं तो अभी हो रही हैं? अच्छा, हमने ये देखा कि जब भी मानसून की प्रेडिक्शन की जाती है उसके बाद नालों की सफाई का कहा जाता है, लेकिन उस तरह से सफाई नहीं होती। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोई ताकतवर सिस्टम का जिक्र आता है तो फिर बहुत एक्टिव हमें लोग नज़र आते हैं कि उसकी सफाइयाँ की जा रही होती हैं। तो सिस्टम पर भी डिपेंड कर रहा होता है। फिर जिस तरह से अलर्ट्स इशू किए जा रहे होते हैं पीएमडी की तरफ से, जो हिदायत जारी की जा रही होती है इंतजामिया को, तो उसके बाद ये थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है। लेकिन नालों की सफाइयों का जिक्र तो ये शुरू से कर देते हैं जैसे ही मानसून का सीज़न शुरू होता है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप नालों का विजिट करेंगे तो कचरा आपको वहाँ नज़र आएगा, थैलियाँ नज़र आएंगी। अब तो कुछ वीडियोज़ तो हमारे सामने ऐसे भी आई जिसमें बोरियां भी निकाली जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये बोरियां डाली गई हैं। आई डोंट नो कि वो कितनी दुरुस्त है, लेकिन ये वीडियोस भी हमने देखी कि वो बोरियां निकाली जा रही हैं, उसमें बड़ी बड़ी बोरियां के नालों को मतलब उसकी जो रवानी है उसको मुतासिर जानकर चौक किया जा सके। ये एक मौक़िफ़ आता रहा है पहले भी सामने। अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, हमारा रास्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन उन्होंने हमें बता दिया प्रीटी मच यही कि
क्या होने वाला है। And obviously- जी अंजुम साहब, बस हमने लास्ट सवाल यही करना है आपसे कि पीक इसका कब हम देखेंगे या अपने उरूज पर कब पहुंचेगा? आज रात, कल सुबह, परसों? देखें जी, ये आज से लेकर परसों सुबह तक इसका पीक टाइम है और मोस्ट प्रोबेबल कल का दिन और आज की शाम, रात और कल का दिन और परसों का हाफ डे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि इस दौरान जो है इसका मैक्सिमम जो क्या कहते हैं असर है वो हमें कराची पे नज़र आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, मीटियोरोलॉजिस्ट, हमारी अपनी नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची। अच्छा जी, नाउ यू हैव बीन फोरवार्न्ड, हमने बड़ी अच्छी तरह बात करके बता दिया है आपको। सो बी केयरफुल, इट्स नॉट एज इफ कि बिल्कुल ही आप घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन कराची वालों को लिए तो हम कहेंगे कि एनीथिंग कैन हैपन। और चूंकि एक फोरकास्ट है तेज़ बारिश का, अभी तक हम इंजॉय वाली बारिश कर ले रहे थे, अब ज़रा तेज़ का है तो ज़रा मुहतात रहें इस हवाले से। अभी हम चलेंगे हैदराबाद, वहाँ भी बहुत बारिश हो रही है, वहाँ हमें अपडेट कर रहे हैं हामिद शेख। जी बिल्कुल, हैदराबाद समेत सिंध के कई अजला इन दिनों मानसून बारिशों के ज़ेर असर है। हैदराबाद में गुज़श्ता 3 दिनों से कहीं हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। आज महकमा मौसमियात की जानिब से हैदराबाद और गिरदनवा में शदीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। और बात अगर इंतजाम की जाए तो हैदराबाद में होने वाली हालिया बारिशों के बाद शहर, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद की जो मुतरी नशेबी इलाके और शाहरा हैं वो पानी में डूब जाती हैं। हैस्को इंतजामिया की जानिब से बारिश जैसे शुरू होती है तो मुतरी शहर, लतीफ़ाबाद की कोई 127 फीडर जो वो ट्रिप पर जाता है और यही बिजली की फराहमी के बायस निकासी आपके कामों में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दिल्ली इंतजामिया की जानिब पर मेयर हैदराबाद की जानिब से मुतादिद दावे किए गए कि उन्होंने इस मौसम बारिश से कबल जो है वो मुख्तलिफ नालों की सफाई भी की जा चुकी है और जो निकासी आपकी जो पंपिंग स्टेशन जो है उनको भी मुतबादिल जनरेटर नस्ब कर दी। मौसम बारिशें होती हैं तो ज़िला इंतजामिया की जानिब से या मेयर हैदराबाद की जानिब से जो इंतजाम के दावे किए गए वो देखना है कि किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं। जी अच्छा जी, तो उधर भी ऑब्वियसली साथ ही है हैदराबाद, तो बारिश का तो पूरा इम्पैक्ट जो है वो उधर भी हुआ है। अभी हम चलेंगे पंजाब और हमने कश्मीर भी बताया आपको, दीगर नॉर्दर्न एरियाज़ के भी अपडेट दी है, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बताया, वहाँ भी नदी नालों में तुक़यानी है। रियाज रासिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुजरात से और वहाँ के हालात से अपडेट कर रहे हैं। ये गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फा से जो होने वाली बारिश है उसकी वजह से यहाँ गुजरात के न सिर्फ शहरियों की बल्कि देहातों के लिए भी मुश्किलात का सामना है और हर जगह पे पानी पानी नज़र आ रहा है। देहात हूँ या शहर हूँ वहाँ पे पानी नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं रहमान सीध रोड में मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसमें भी पानी यहाँ पे लग रहा है क्योंकि ये अरसा दराज से ये सीवरेज का एक मसला है जो 50 साल गुजर गए हैं लेकिन गुजरात शहर का सीवरेज सही नहीं हुआ और अब तो ये है कि देहातों में भी पानी खड़ा हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे 2 कॉलेज है, मरगज़ार कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, आप देख सकते हैं लड़कियों के कॉलेज भी वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है और दूसरा स्कूल है और दूसरे स्कूल है वो भी पानी में डूबे हुए हैं और जिससे बच्चों के जो है उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ लगने का ज़्यादा तासर है। वालिदैन को परेशान है कि वो बच्चों को स्कूल बुझाएँ या क्या होगा। वालिदैन परेशान है लेकिन वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएँ, जैसे कि हमारे बच्चों का स्कूल आज ऑप्शनल था लेकिन हम फिर भी छोड़ के आए। ऑप्शनल कैसे था? कल पहले पूरी नोटिफिकेशन आई कि स्कूल बंद है। नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए था, वो भी वापस हो गया था फिर कि कोई स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं एंड यू नो स्कूल्स आर प्रीटी मच ओपन। कल मुझे लग रहा था, कल व्हेन आई ड्रॉप्ड ऑफ माय किड्स टू स्कूल, कल कम रश था, आज फिर भी लोग आए हुए थे। नॉट दैट आई हैव टू गो थ्रू दैट, लेकिन फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर ये कंफ्यूजन हो जाती है कि पहले नोटिफिकेशन आए जी बंद हो गए हैं, फिर आपको स्कूलों से आ जाए कि स्टैंड बाय पे रहे, हम आपको बताएंगे कि बंद है कि नहीं होता है। मतलब इतनी कंफ्यूजन में क्यों डाल रहे हो? पहले ही फैसला कर लिया जाना चाहिए। तो अब अगर कल फ्राइडे है और कल का अगर कोई फैसला करना है तो प्लीज ऑलरेडी करके पेरेंट्स को इतनी अजियत में ना डालें। ज्यादा बारिश की पेशगोई है, सो हमारे यहाँ तो ये हुआ है कि उन्होंने कहा जी हम कोई नया सिलेबस कवर नहीं करेंगे, इट इज ऑप्शनल, इफ यू वांट टू सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल यू कैन। अच्छा, अब दूसरा ये है कि बाद स्कूल जो है तो वो हाफ डे कर देते हैं और बताते तब है जब पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आके अपने बच्चों को कलेक्ट करें। ऑल में मैंने एक स्केड्यूल से सारे चल रहे होते हैं लोग तो घर पे पहले ही फैसला हो जाए एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा जी, आपको बताएं कि तहरीके इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई ने 8 सितंबर का जलसा भी खतरे में डाल दिया है और मौजूदा हालात में जलसे की तैयारी पीटीआई के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। बानी पीटीआई की तरफ से एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात की भरमार ने आपको पता ही है कि माहौल को बड़ा ही मुश्किल
मुश्किल कर दिया है, दोबारा से ख़राब कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब की पार्टी क़यादत हर किसी से गिले ही चल रहे हैं। और आपको बताते हैं क्या हो रहा है। वकला और पुराने सियासी रहनुमाओं में सर जंग जो है, कोल्ड वॉर, वो भी चल रही है। और कहा जा रहा है कि पार्टी में इस सतह के रिफ्ट्स इससे पहले शायद ही कभी देखे गए हों। हमाद अजहर जैसा कमिटेड बंदा भी जो है वो साइड पर हो गया है। बुशरा बीबी और अलीमा खान की महाजराई तो आपको पता ही है, सोशल मीडिया पे भी है और किसी से ढकी छुपी नहीं है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने हाल ही में पेशावर रीजन के पार्टी ओहदेदारों आतिफ खान और शेर अली अरबाब को फारिग कर दिया है। साबिक वज़ीर शकील खान बरतरफी पर अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ बयानात भी दे रहे हैं, तो बयानात भी दे रहे हैं, कुछ छुपाया भी नहीं जा रहा। अलीमा खान जो हैं, उनकी पार्टी क़यादत से मायूसी का ये आलम है कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो खुद मैदान में आने पर मजबूर हैं। जो वज़ीर आला KP को पसंद नहीं आ रहा है, उन्होंने अभी इंटरव्यू में क्या कहा? मशीन लगी जानी चाहिए। शेर अफजल महरवी का जलसा मनसूख होने पर पार्टी क़यादत से नाला है। सेनेट में अली ज़फ़र शबली फराज में अलग ठनी है। अली ज़फ़र पार्टी में मुनाफिकीन की मौजूदगी की बातें कर रहे हैं। बहुत पहले से चल रही हैं ये बातें। तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग की खबरें मुस्लिम लीग नून को भी पुराने बदले चुकाने का मौका दे रही हैं। आजकल पूरा पाकिस्तान फिर से एक अपने आप को इनकलाबी जमात कहने वालों का तमाशा देख रहा है। फिर से इनके अंदर तकसीम है, इनके अंदर अलग-अलग ग्रुप्स हैं और ये तकसीम और ग्रुप उस जमात में इसलिए हैं कि करप्शन की, पैसे की बंदर बांट की लड़ाई है, इक्तदार पर तक पहुंचने के लिए लड़ाई है। अपने आप को इनकलाबी कहने वाले और कहने वाले कि वो निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं, असल में ये इक्तदार तक पहुंचने के लिए कोई भी कंधा चाहते हैं, अपने केसेस को माफ करवाने के लिए NRO चाहते हैं। अच्छा, ये भी आपने सुन लिया। अब ऐसा तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ की तमाम सियासी क़ुव्वत का मरकज़ पेशावर बन गया है, जो दीगर इलाकों के कारकुनों में मायूसी की वजह भी बन रहा है। तहरीक इंसाफ कोशिशों के बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा के अलावा किसी और सूबे में कोई बड़ा जलसा नहीं कर पा रहे। साफ नज़र आ रहा है कि PTI के अंदरूनी मसाइल रूटीन का मामला नहीं, और अगर पार्टी क़यादत को इस पर परेशानी नहीं तो हो जानी चाहिए। क्योंकि जाहिर है, नेचुरली वी ऑल अंडरस्टैंड कि जब कोई लीडर नहीं होता सियासी तौर पर इन्वॉल्व किसी भी पार्टी के अफेयर्स में, फिजिकली जेल में होता है, तो देयर आर चैलेंजेस, देयर आर इशूज़। लेकिन चैलेंजेस अब इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब बहुत बड़े सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा PTI। अब पता नहीं PTI के बाकी जो लोग हैं वो इन्हें कितना सीनियर समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, आपको पता है शिकवा रहा है कि आपको खान साहब तक एक्सेस नहीं दी जाती रही है पहले भी, और अब जो सूरत हाल है वो तो सबके सामने ही हो रहा है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा PTI के ओहदों की बात कर लें तो आतिफ खान और शेर अली अरबाब वाला मामला इतना कैसे बढ़ गया कि उन्हें ओहदों से हटाना पड़ गया? वो एफिडेविट साइन नहीं करने वाले मामले से ही बात यहाँ तक पहुंची, या देयर इज मच मोर टू इट इन द बैकग्राउंड? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ दूसरी पार्टियों से ज़रा मुख्तलिफ है। वो ये देख रहा है कि सामने अगर एक दो बंदे लड़ रहे हैं तो ये शायद ये लग रहा है कि पार्टी में रिफ्ट है। पार्टी में किसी किस्म का रिफ्ट नहीं है, ना वर्कर मायूस हैं। वर्कर सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं, वोट इमरान खान का है। कोई आए जाए इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त जितनी लीडरशिप है, अगर ये सारी भी पार्टी छोड़ दें तब भी तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात रहेगी। तो ये खामख्याली लोग निकाल लें जो कुछ कह रहे हैं कि जी केसेस ख़त्म करने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमें कोई मायूसी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ओहदा मिले ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1996 से वर्कर हूँ, इंशाल्लाह रहूँगा। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इमरान खान जेल में और पार्टी डिस्टर्ब हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई छोटे मोटे इख्तिलाफात इस तरह तो होंगे। सर, आपकी बात का वो हिस्सा तो दुरुस्त है कि वोट बैंक इमरान खान का है और आपका कारकुन में भी मायूस ना हो और पॉपुलैरिटी आपकी जमात की अपनी जगह बरकरार है, लेकिन पार्टी डिस्टर्ब ना हो ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पार्टी तो क्लियरली डिस्टर्ब हो रही है।
मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं ना, ये इस वक्त तो सिर्फ 2 महाजों पे लड़ाई है ना, ये अगर हर तरफ से भी लड़ाई शुरू हो जाए ना तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी पे। देखिए, पार्टी वही होती है जिसका वर्कर जो है वो चार्ज रहे और जिसका वोट बैंक जो है वो इंटेक रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कहीं नहीं जा रहा। ये इसलिए कोई भी इधर उधर नहीं हो सकता। ये जाती तौर पे कोई इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये पार्टी के इख्तिलाफात नहीं है, ये पर्सनल इख्तिलाफात है। अच्छा, दूसरी बात जहां आतिफ खान की है या शेर अली की है, देखें ये इनकी बिल्कुल पार्टी के लिए खिदमत हैं, सीनियर लोग हैं और बड़े मुश्किल दौर से, जो भी 9 मई के दौर से गुजर के यहाँ अभी तक पहुंचा है उसकी खिदमत हैं। लेकिन पार्टी का डिसिप्लिन जो है वो, अगर उनके खिलाफ जो कुछ हुआ है वो डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पे हुआ है। अब ये अच्छा हुआ है बुरा हुआ है ये तो पार्टी के सीनियर लोग ही जान सकते हैं। लेकिन आप 1996 से पार्टी के साथ हैं, आप भी सीनियर ही हैं, आपके ख्याल में ठीक हुआ? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि चूंकि पार्टी के अंदर जब से इमरान खान गए हुए हैं तो पार्टी के अंदर अगर इस तरह की चीजें आई हैं तो लोगों ने इग्नोर किया है। अब ये पहली दफा हुआ है कि एक्शन हुआ है। अब हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि जी ये पार्टी के अंदर इख्तिलाफात है, ये इख्तिलाफात नहीं है। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है तो हो सकता है कि मजीद इस तरह की चीजें मजीद ना हो और हमें नजर ना हो। हर कोई उठ के अगर बयान दे देता है कि जी पीटीआई की लीडरशिप जो है वो इस तरह कर रही है, इस तरह कर रही है, और जो 22 अगस्त का जलसा बार बार जो कहा जा रहा है, देखिए ये हर पार्टी की अपनी एक हिकमत अमली होती है और सबसे बड़ी जो हिकमत अमली होती है वो ये कि आप अपने वर्कर को चार्ज रखें, आप अपने वर्करों को मुतारिक रखें। तो मेरे ख्याल से पीटीआई वाहिद जमात है जो इसमें कामयाब रही है। इमरान खान जेल में है लेकिन उनके वर्कर चार्ज हैं, तो यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है किसी भी पार्टी की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट तो 22 अगस्त वाले जलसे में भी हुई है, जहां कारकुन जो थे, जो कि आप कह रहे हैं बड़े कमिटेड है डिस्पाइट लीडरशिप में जितने भी इश्यूज हो, लेकिन उनके साथ भी तो हैंड ही हो गया ना, इन अ सेंस कि वो सारे पहुंचना शुरू हो गए और बड़ा लास्ट मोमेंट ये बताया गया कि जी जलसा नहीं हो रहा। अब वो ये देखते हैं कि जी हम इतनी रिसोर्सेज लगा के पहुंच भी गए, ऊपर से हमें रिफ्ट्स भी नजर आ रही हैं। अभी तो हमने ऑब्वियसली आतिफ खान, शेर अली का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पुरानी लीडरशिप जो है वो नई लीडरशिप से लगता है, खासतौर पे वकला जो है सारे, उनसे कुछ खास बन नहीं रही। फिर खान साहब की अपनी बहन, उनकी भी अब सोशल मीडिया आप लोगों का इतना कंट्रोल्ड है, डिस्पाइट दैट ये सारी रिफ्ट जो हैं सामने आ जाती हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा की कुछ खास बीच में बन भी नहीं रही और काफ़ी स्टेटमेंट्स भी इस हवाले से आती हैं। कहीं ना कहीं तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो ही जाएगा कि सारे मसले हल होने फिर भी खान साहब के पास ही पहुंचना पड़ता है। देखिए, ये रिफ्ट लोगों को इसलिए नजर आ रही है कि तहरीक इंसाफ में थोड़ी सी आज़ादी है। जितने भी लोग हैं, जैसे अभी मैं आज बैठा हूँ टीवी के ऊपर, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मुझे कोई मतलब खौफ नहीं है तहरीक इंसाफ में, मुझे आज़ादी है। तो अब इसमें आज़ादी की वजह से लोग ये समझते हैं कि जो तनकीद हो गई है ये रिफ्ट हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हर बंदे को अपने राय देने की आज़ादी है। सर, जब राय देता है उसको निकाल देते हैं आप पार्टी से, तो ये आपको ये खौफ जरूर होना चाहिए कि अगर आप कुछ कह देंगे तो आपको पार्टी से अलग कर देंगे। नहीं, मैं तो कहता रहता हूँ, मैं तो रोज टीवी पे आता हूँ। मैंने कौन सी बात नहीं की, अगर मुझे गलत लगी है तो मैंने गलत। लेकिन ये कारकुनों के लिए आपको नहीं लगता शौकत साहब कि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है? थोड़ा सा ये बताऊं कि देखें, कारकुन बिल्कुल मायूस नहीं है। उस दिन की बात जो है उनमें गम और गुस्सा था, वो इसलिए था कि वो ये समझ रहे थे कि ये किसी जो हमारी इमरान खान के अलावा जो लीडरशिप है, शायद उन्होंने ये जलसा मुलतवी किया। लेकिन जो ही उनको पता चला कि इमरान खान ने किया, और वो जलसा मुलतवी करना लाजमी था, उसकी वजूहात थी, हम नहीं चाहते थे। देखिए, हमारे खिलाफ एक तरफा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्रैक डाउन हो रहे हैं और 9 मई के बाद मुसलसल हो रहे हैं। हमें पता है पंजाब इस वक्त सिविलियन मार्शल लॉ के तरफ जा रहा है, वहाँ पे कोई एक्टिविटीज नहीं हो सकती। तो उसके अंदर अगर कोई एक्टिविटी जनरेट हो रही है तो हम उसको ऑर्गेनाइज रखेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि वो किसी और के खाते में हमारा फिर। मैं यही कह रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में आप लोग कुछ शो करने में कामयाब रहे हैं, अदरवाइज कहाँ है आपका कारकुन चार्ज? पंजाब में आपने कहा जी वहाँ बड़ी सख्ती है, लेकिन कराची में तो आपकी बड़ी सपोर्ट आपके मुताबिक थी, यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा एक्सेप्ट केपी। सो कहाँ आपको लग रहा है कि कारकुन चार्ज है? देखिए, केपी में हमने स्टार्ट लिया, जो हमारा जलसा था
6 का वो स्टार्ट था और वहीं से हमने आगाज किया। उसके बाद हमने इस्लामाबाद का जलसा रखा, उसके बाद फिर पंजाब और फिर कराची जाएंगे इंशाल्लाह। अब एक जलसा मुलतवी हुआ, उसकी वजूहात मौजूद हैं। हम नहीं चाहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था वो कोई मुखालिफ फैसला आ जाता तो पाकिस्तान के हालात ख़राब हो जाते। और इमरान खान कभी भी पाकिस्तान के हालात से खेलना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंतशार ख़त्म हो। इसलिए तो उन्होंने कम अज़ कम ये तो कहा है ना कि वो पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए तैयार है। इमरान खान वो लीडर है जो कम अज़ कम ये नहीं कहा है कि मुझे डील चाहिए, मुझे NRO चाहिए। जिस तरह ये लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, केस किसके ख़त्म हुए सब कुछ सारी दुनिया को नहीं पता है। तो सर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म से बात करने के लिए तैयार हैं? जाहिर है ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म से बात करने के लिए तो तैयार नहीं है। देखिए ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये तो मोहरे हैं, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। इनके साथ बातचीत करने से क्या फायदा होगा? किसी मुल्क क्या मुल्क को फायदा होगा? इन्होंने जो बेड़ा गर्क कर दिया। अब ना आपको IMF के कर्जे में इतनी दुश्वारियां आ रही है, आपके सामने है सारा। चीन और सऊदी अरब जो वो भी आपको अच्छी निगाह से नहीं देख रहे। तो पाकिस्तान का तो इन्होंने इनको कबाड़ा कर दिया, एक किराना अंदाज जी। इन्होंने ये भी जल्दी से बता दें शौकत साहब के 9 सितंबर का जलसा होगा। बिल्कुल होगा, 8 सितंबर का जलसा इंशाल्लाह होगा, जरूर होगा। सारे वर्कर तैयारी कर रहे हैं और हर जगह आप देखें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाएं, हर जगह ये तैयारी हो रही है और लोग बड़े जज्बे के अंदर है। लोग तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज तहरीक हो। ये इस तरह तारीख ना हो कि जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हुई कि फिर कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि आगे क्या करें। लेकिन खैर टाइम तो बहुत है तैयारी के लिए, ये ना होना 22 अगस्त वाली बात ना हो जाए। चलिए 8 को तो 8 का पता लग जाएगा कि कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये बता दीजिए कि एक और बानी चेयरमैन PTI का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो रूपोश हैं रहनुमा वो आएँ और मैं खुद गिरफ्तार हूँ और अपने केसेस का अदालतों में सामना करें। और अदालतें जाहिर हैं आप लोग मुतमईन नहीं हैं अब तक जो प्रोग्रेस हुई है, गिरफ्तारी दें अपनी आगे। हाँ, सो उस पर कोई पेशरफ्त आपका राब्ता हुआ मुराद सईद से? वो कब आ रहे हैं? नहीं, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं, लेकिन जब इमरान खान ने कह दिया है ना तो अब आप देखेंगे। ये देखें, उनकी हिकमत अमली के तहत ही सारे लोग रूपोश थे और उनकी हिकमत अमली के तहत ही तहरीक जो है वो स्लो थी। अब जैसे वो एक हिदायत करेंगे, एक दिन भी तारीख नहीं रुकेगी। ये मैं आपको बता दूं। नहीं, हिदायत तो हुए भी 2 दिन हो गए सर जी। हिदायत तो आए हुए भी 2 दिन हो गए अब। हाँ, तो 8 सितंबर से आप देखेंगे ना कि जलसा होता है नहीं होता, आपके सामने होगा ये। अब कौन है जो उसको रोकेगा? तो उसमें जितने भी आपको लगता है कि 8 सितंबर में जितने भी रूपोश रहनुमा हैं PTI के, हमाद अजहर और एटसेट्रा सब आ जाएंगे सामने? देखिए, मुझे इनके बारे में खुद ये बड़ा दावा नहीं कर सकता कि वो जाहिर हर बंदा अपनी हिकमत अमली के तहत आएगा और हालात को देखेगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से आइन और कानून की बालादस्ती तो नजर आ ही नहीं रही है। जहां आइन कानून इंसाफ जब खत्म होते हैं तो वहां पे आप क्या बहादुरी दिखाएंगे? आप मुझे बताएं, ये तो जंगल का कानून है सर। बाकी आपकी जो सेकेंडरी लीडरशिप है, अदालतों से जमानतें हुई हैं उनकी, उनके केसेस खत्म हुए हैं। शौकत साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी राय जो है पार्टी के विद इन है, लेकिन जिन्होंने कुछ भी क्रिटिसिज्म की और खिलाफ बोला उनको तो पार्टी से निकाल दिया गया। केस इन पॉइंट मिसाल यूसुफजई, साथ शकील फरमान, मतलब आतिफ खान, अब लेटेस्ट आतिफ खान, ये तो काफी, शकील खान, बहुत से नाम है। एक अपना आज़ादी एक्सप्रेस करना है, एक जो है वो डिसिप्लिन को तोड़ना है पार्टी को। 2 चीज़ों का फर्क है। तो जिन्होंने जाहिर है जो डिसिप्लिन एक्शन लिया गया है, देखिए अभी तो पार्टी इस पे गौर कर रही है ना। अब ये तो नहीं है कि आतिफ खान को पार्टी से निकाल दिया गया है या अरबाब शेर अली साहब, इनकी खिदमात हैं, अभी पार्टी से नहीं निकाला है। जाहिर है एक एक्शन लिया गया है। अब इस पे पार्टी की कोर कमेटी में इस पे बहस करनी है, इसका बाकायदा डिसीजन अभी भी आना है। ऐसा नहीं है कि बस निकाल लिया तो बस चले गए। अब उनके निकालने से वो क्या वो पार्टी से तो नहीं निकले हैं। डिसिप्लिन में लाना बहुत लाजमी है क्योंकि पार्टी बड़ी हो गई है। अब ये भी है कि जी नए आए हैं, पुराने आए हैं, ये लोग इसको तमाशा बना रहे हैं, तो इस चीज को तमाशा तो नहीं बनाना चाहिए। आपको भरपूर एतमाद है वजीर आला की क़यादत पर कि वो जो फैसले कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? कौन फैसले कर रहे हैं? वजीर आला की, जो KP के वजीर आला हैं, उनकी क़यादत पे आप मुकम्मल एतमाद कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वजीर आला अली अमीन गंडापुर खुद वजीर आला नहीं बने हैं, उनको इमरान खान ने बनाया। उनको एक टास्क दिया गया है, वो उस टास्क पे काम कर रहे हैं। इस सूबे में बड़ी मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात हैं, वफाक के साथ हमारी मामलात हैं। उन तमाम सूरत हाल में
अली अमीन गंडापुर जो है जिस तरीके से वो अपनी हुकूमत को चला रहे हैं, फिर लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं, सेहत कार्ड के ऊपर अमल भी हो रहा है, ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं। फिर उस मुश्किल में अगर कोई बीच में टांग अड़ाए तो ये तो मुश्किलात तो होती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर ठीक ठाक काम कर रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान की जेल में, उनके लिए तहरीक भी चलानी है, हुकूमत भी चलानी है, तो मुश्किलात तो हैं। इन मुश्किलात पे अगर वो ये काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी है तो उसको ठीक किया जा सकता है। वो तो ये नहीं है। थैंक यू साहब, थैंक यू। और पेशावर में धूप निकली हुई है, एक में इनसे बात की थी तो पता लगा था, क्योंकि बाकी सारी जगहों पे तो बारिश, अब्र आलूद मौसम, रिमझिम फुहार चल रही है, लेकिन पेशावर में धूप निकली हुई है और तहरीक इंसाफ में धूप छाँव का आलम चल रहा है। अच्छा जी, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने पैरालंपिक्स गेम्स 2024 का इफ्तिताह कर दिया है। 4000 से ज़्यादा एथलीट्स जो हैं वो खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में एक्शन में नज़र आएंगे और 8 सितंबर तक ये जो है जारी रहेगा। पैरालंपिक्स गेम्स में वाहिद पाकिस्तानी एथलीट है, आपको बता दें हैदर अली उसका नाम है। और ये भी याद दिला दें कि हैदर अली 5वें पैरालंपिक्स गेम्स में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं टोक्यो में। अलबत्ता इन्होंने 3 साल पहले डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। So he is also a gold medal. Why wasn't he given all the cars and the crores? He should have been supported. given at least something. No, I'm just saying. Not that we are envious what Arshad is getting. No, I'm not saying that at all. Don't get me wrong. कहने का मतलब है gold is gold. और पैरालंपिक्स में भी बहुत कंपटीशन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। सो हैदर, गुड लक और इंशाल्लाह आई एम श्योर इस दफा आप दोबारा गोल्ड जीतेंगे तो आपको भी बहुत से इनामात से नवाजा जाएगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक टू यू। अच्छा, आपको बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच, शुक्र है आखिरी है, कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। बांग्लादेशी जैसी टीम के खिलाफ, वैसे ये हम गलत बात है कि बांग्लादेश जैसी अच्छी टीम के खिलाफ हमें जाहिर है अच्छा एक बेहतर मुकाबला एक्सपेक्ट कर, मतलब हम ये कह देते हैं बांग्लादेशी टीम के से हार गए, हम बांग्लादेशी जैसी टीम से हार गए। उनका काम चल गया है, खैर वही मैदान है, वही मौसम है और मुकाबल भी वही टीम है। अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। तब्दीलियां आप मुझे बताएं कि ले आएंगे नए लड़के, बात ये है, मुझे बता दें हुमा, पूछेंगे किसको हटाएंगे, किसी में इतने गट्स हैं कि बाबर आजम को कहे कि जी आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे तो जाहिर है आपको बैठना चाहिए, इसलिए यू आर नॉट अलाउड टू प्ले दिस टेस्ट मैच। परसेप्शन की बेसिस पे तो आप अगले 100 साल तक खेलते रहें, लेकिन एटलीस्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पे तो कोई निकाल सकता है बाबर आजम को इस वक्त कि आप वॉलंटियर करें। माशाल्लाह कोई भी छोड़ने को तो किसी की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो व्हाई डोंट दे से कि वी नीड 4 पीपल टू लीड द टीम राइट नाउ, प्लीज वॉलंटियर। जैसे जहाज़ों में ओवर बुक फ्लाइट्स में नहीं होता कि आप छोड़ दें। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग सम आइडियाज कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शाहीन आफरीदी को कि आपका रिदम, आपकी स्पीड वो नहीं है, आप कुछ रेस्ट लें और फिर वापस आएं तो खुद वापस हो जाएं। दूसरा ये अभी हमें सीरीज को ना ये लेवल करना है, हमने इक्वल करना है। एक हम हार चुके हैं, अब एक ही रह गई है, तो इसको तो जीतना ही पड़ेगा भाई प्लीज। कामरान गुलाम को दोबारा शामिल किया गया है, स्पिनर अबरार अहमद आ गए हैं। अच्छा, स्पिनर आए हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि फास्ट बॉलर आमिर जमाल फिट हुए तो उन्हें भी बुलाया जा सकता है। ये फैसले सोच समझ कर लिए जा रहे हैं या फिटनेस की फ्रस्ट्रेशन के तहत? हर चीज का नी जर्क रिएक्शन। आई नीड टू से दिस अबाउट अबरार, टीम के साथ तो वो रहते ही रहते हैं, खिला रहे हैं उनको कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। खिलाते नहीं है ना, ले तो जाते हैं इधर उधर, तो अब ये फैसले भी होने पड़ेंगे। सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं और माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। यस सिकंदर, अब ये जो तब्दीलियां की जा रही हैं, एक तो हमें तकलीफ ये होती है कि जब पहले से बात की जा रही थी कि क्या टीम सेलेक्ट की है, तब किया नहीं, अब पहला हार गए और इतनी बुरी तरह हारे और आप जल्दी से चेंजेस लाने की कर रहे हैं। अब ये नी जर्क रिएक्शन जो होते हैं ना, दे नेवर वर्क आउट। नहीं अब्दुल्ला, पहले तो आप भट्टी साहब से पूछे ना, उनको ज्यादा पता होगा कि चेंजेस क्या हो रही हैं। हाँ, भट्टी साहब जी अब मुझे बता दीजिए, ये जो हमने बात बताई है, ये सारे लोग आ रहे हैं, इनकी जगह कहाँ बनेगी ये तो बता दें, मतलब किसके छोड़ के जा रहा है तो इनकी जगह बन रही है, बेसिकली ये बताएं। देखें हुमा और अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो टीम हमें नजर आ रही है, आमिर जमाल तो जिस तरह आपने कहा कि वो अनफिट थे, उनको कुछ इश्यूज थे फिटनेस के, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी से आए, तो अगर वो फुली फिट हुए तो फिर तो आमिर जमाल खेलेंगे, अदरवाइज आमिर जमाल का तो खेलना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, स्पिनर अबरार अहमद उनको खिलाया जाएगा। और जो मैंने सुना है, कम से कम एक चेंज तो अबरार अहमद यकीनी है
और जो टीम मैनेजमेंट परेशान है, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के जो दोनों प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, उनकी बॉलिंग फॉर्म और बॉलिंग स्पीड में आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो आदादो शुमार टीम मैनेजमेंट से हमने हासिल किए हैं, नसीम शाह की जो पहला टेस्ट मैच था 144 की सबसे तेज बॉल थी और सबसे स्लो उन्होंने 117 की स्पीड से बॉल की। एवरेज स्पीड जो थी नसीम शाह की, सिक्कू भाई, वो 136 थी। शाहीन शाह अफरीदी की जो पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, नंबर 1 फास्ट बॉलर हैं, 141 सबसे तेज गेंद उन्होंने करवाई, 119 उनकी स्लो गेंद थी और 134 उनकी एवरेज स्पीड थी पहले टेस्ट मैच में। और उनके मुकाबले में बांग्लादेश ने नाहिद राना, एक नए फास्ट बॉलर को लेकर आए, उन्होंने 150 की स्पीड से गेंदें कराई। तो पाकिस्तान टीम में मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा चेंजेस होगी। अबरार अहमद यकीनी तौर पर खेलेंगे। बैटिंग लाइन में हो सकता है कि किसी ओपनर को बिठाकर मोहम्मद हुरैरा को खिलाया जाए, लेकिन बहुत ज्यादा टीम मैनेजमेंट तब्दीली करने के मूड में नजर आ नहीं रही। फिर बारिशों की वजह से पिच की प्रिपरेशन में भी काफी मुश्किलात है। सर ये पिच तो मुझे जो ग्राउंड था और पिच बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा था दोनों में। जी हाँ, उन्होंने बेसिकली जो कोशिश की थी कि गेंद को रिवर्स स्विंग करवा सकें, तो हमारे बॉलरों की, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक तो स्पीड नहीं थी, एक ना गेंद उनकी रिवर्स स्विंग हुई, ना ऑफ द पिच उनकी गेंद में कोई मूवमेंट दिखाई दी। तो ये सारा जो मसला है, ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में मसला दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान ने 450 बनाए, उन्होंने 565 बना दिए, तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पे बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। मतलब बेसिकली हमारे जो भी चेंजेस हो, हमारी पिच हो, व्हाटएवर हैज एंडेड अप फेवरिंग बांग्लादेश more than it favored us. हमें कोई होम एडवांटेज नहीं मिला। जी सिकंदर, अब तब्दीलियां आपने सुन ली हैं, सो कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही है। सबसे पहले तो अभी वो हुमा कह रही थी ना कि जहाज के अंदर जब टिकट चेंज करते हैं तो वॉलंटियर कहते हैं कि जी आप उतर जाए जहाज से तो उसको पैसे मिलते हैं। आपको पता है ये बात? हमारे यहाँ भी एक कप्तान थे पाकिस्तान टीम के, वो भट्टी साहब नाम बताएंगे, उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था टीम छोड़ने के लिए। 1 करोड़ रुपया तो नाम ले, 1 करोड़ रुपया। भट्टी साहब कंफर्म करें मुझे। आपको पता है सिकंदर, आप नाम ले ले। नहीं सिकंदर, आप नाम नहीं, भट्टी साहब को लेने दें। मैं बताता हूँ कि 2007 में इंतजामुल हक ने रिटायरमेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भारी अमाउंट लिया था। 1 करोड़ सिक्कू भाई बता रहे, हो सकता है 1 करोड़ हो, लेकिन अच्छी खासी बड़ी रकम थी। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में पैसों का मसला पहली बार नहीं हुआ। मैंने ये भी सुना है, मुश्ताक मोहम्मद ने 1979 में जब रिटायरमेंट अनाउंस की थी और वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने थे, उन्होंने भी उस जमाने में 25,000 रुपए लिए थे। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का पैसों का सिक्कू भाई ये मसला हर दौर में रहा। चले, ये तो गोल्डन हैंडशेक हो गया ना, आज प्रेजेंट पे आ जाए। हाँ चले, ये तो हो गया। अब जहाज छोड़ने के थे पैसे। अच्छा, ये देखिए, वो आपका सवाल बहुत अच्छा था कि क्या क्रिकेट, अभी किसी ने कहा था, शायद अब्दुल्ला ने कहा था कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो कहें कि बाबर आजम साहब आपकी 14 इनिंग्स हो गई हैं और 14 इनिंग्स के अंदर आपने अभी तक कोई 50 नहीं किए। मैं कल डेटा निकाल रहा था तो शान मसूद ने एक 156 किए थे 2020 में, उसके बाद उनकी 25। अच्छा, बाय द वे सिकंदर, ये बाबर ही क्यों, जिसने परफॉर्म नहीं किया, मतलब कोई भी हो ना। शान की बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, शान इंक्लूडिंग शान। एग्जैक्टली, शान की 25 इनिंग्स हो गई हैं जिसमें सिर्फ 3 50 हैं और उनका वो नहीं है। बाबर है, सायम ने 2 मैचों में 90 किए हुए, सलमान अली आगा ने 13 मैच में 8 शॉट किए, उसकी वजह से ये बैलेंस परफॉर्मेंस है। बाकी अब यही है ना, क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहता है कि हम कंप्यूटर से लड़कों को सिलेक्ट करेंगे, तो अब सिलेक्ट करें कंप्यूटर से। हमारे नहीं तो ट्रेजेडी तो ये है सिकंदर, कंप्यूटर में जो डेटा आ रहा है उसकी बेसिस पे भी फैसले नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे होते तो इनमें से कुछ कुछ से माजरत कर लेते। और हमारे बॉलर्स भी तो आउट नहीं कर पा रहे। सॉरी, बॉलर्स को क्यों जाने दे रहे हैं बीच में? हिम्मत नहीं हो रही उनकी। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि ये पहली दफा मैं अपने जिंदगी में सुन रहा हूँ, जब से मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की 75 वगैरह से मैं एक्टिव, कि हम पिच बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि हम क्या बनाएं। मकसद है कि ये तो अमेजिंग चीज हो गई है कि हम ये सोच रहे हैं बैठे कि हम पिच कैसी बनाएं, ड्राई बनाएं, ग्रीन टॉप बनाएं, रिवर्स। देखिए, रिवर्स स्विंग होता है
उसके लिए बेस्ट जो कंडीशंस होती हैं वो ड्राई होती हैं। जितना ड्राई कंडीशंस होती हैं उससे गेम रफ होता है, जब रफ होता है तो गेम रिवर्स होता है। तो ड्राई कंडीशंस है ही नहीं, आपने ग्रास छोड़ी हुई है तो उस पर भी रफ नहीं होगा वो। तो अब रह गया स्पिनर्स, तो हमारे पास है ही नहीं, जो एक है। सिद्धू भाई कल मैंने ये फुटेज देखी है कि पिच को ड्राई करने के लिए पंखे लगाए हुए थे, बड़े बड़े पेडिस्टल फैन, उससे पिच की साइडें ड्राई की जा रही है। ओके, ये ड्राई करने का जो हो सकता है वो बारिश की वजह से भी कर रहे हो ड्राई, और ये इसलिए भी ड्राई कर रहे हो कि गेंद जब जमीन पे लगता है तो वो रिवर्स स्विंग के लिए तैयार होने लगता है। अच्छा सिकंदर, लास्ट आप चूंकि खुद भी बॉलर रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इतना डिक्रीज या डिक्लाइन आया है इन द पेस, इसकी क्या वजूहात होती हैं यूजुअली? एक्चुअली कुछ इंजरीज का भी होता है कि आप इतनी क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि आपको इंजरी हो रही है। मगर मैं हैरान हूँ एक बात पे अब्दुल्ला, कि हम तो खेलते थे 20-20 ओवर दिन में कराते थे, ये लड़के तो 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं ज्यादातर। अगर आप देखें कि अगर उनका आखिरी टेस्ट मैच कब हुआ है, वो जो लंबे स्पेल्स वाले वो कराते भी नहीं ना थकते। मैं हैरान हूँ, मुझे लगता है कि ये इंजरीज हैं और इनकी फिटनेस। और दूसरे जो लड़के हैं जैसे कि हारिस रऊफ वगैरह हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ बॉयज कमिंग फ्रॉम टेप बॉल। मुझे किसी ने बड़ा एक अच्छा आर्टिकल लिखकर भेजा है, वो साहब फैसलाबाद से हैं, उन्होंने मुझे लिखकर भेजा कि सारे लड़के वो कहने लगे कि जी इस इलाके के अंदर हमारे पंजाब में कोई लड़का हार्ड बॉल से नहीं खेल रहा, इसलिए कि अब टेप बॉल में ज्यादा पैसा आ गया है। तो जो एकेडमीज हैं, उन्होंने सईद अजमल की एकेडमी का नाम भी लिया कि वहां पर उस एकेडमी में भी टेप बॉल से क्रिकेट हो रही है। हर लड़का टेप बॉल से, जब टेप बॉल से आप खेलते हैं तो वो वाली बात आती नहीं है, स्पिनर्स तो बनते ही नहीं, वहां पे स्पिनर होते ही नहीं टेप बॉल में, फिंगर होते थे, अब पता नहीं वहां पे होते ही नहीं। मगर जो बैटिंग का स्टैंडर्ड होता है वो बदल जाता है, बॉलिंग का स्टैंडर्ड बदल जाता है। तो हो सकता है एक ये भी रीजन हो कि वो तो फिर क्या क्रिकेट ही नहीं है, वो तो मतलब क्रिकेट अलग है, बिल्कुल ही अलग है ना टेप बॉल वाली। चलिए सिकंदर, एंड भट्टी साहब, अब जैसे कि जी कंप्लीट कर लें, कंप्लीट योर थॉट्स को। नहीं, मैं कहता कि अब जैसे कहा जा रहा है ना कि हम कंप्यूटर से चीजें सेलेक्ट करेंगे, तो पिच भी बनाए, इसलिए कि बकौल आया कि ये 2024 है, तो अब 2024 की जो सबसे बड़ी चेंज वो यही आ गई है कि कंप्यूटर जो है टीम सेलेक्ट करेगा। भाइयों, बात ये है कि जितने मर्जी लोगों को ले आए, उनको किसकी जगह खिलाना है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा, क्योंकि जो हैं वो तो रहेंगे ही। कंप्यूटर सिलेक्ट करेगा ताकि हम पे रिस्पांसिबिलिटी ना आए। थैंक यू। सो या अच्छा जी, व्हाट मेक द स्पेस? हाँ, ये बड़ा सवाल है। खैर एनीवे, अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एडिटर क्रिक इन्फो उस्मान समीउद्दीन ने। उस्मान, पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप पता ही है हमें कि हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल टीम कहा जाता रहा है, लेकिन अब तो कई सीरीज़, कई ट्रॉफीज़ हो गई हैं और हम मुसलसल नाकाम ही हो रहे हैं। तो इनफैक्ट नाकामी में हमारी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ी हमें नज़र आ रही है। ये आपको बात सरप्राइजिंग लग रही है? सरप्राइजिंग कुछ हद तक है अभी तक। आप देखिए पाकिस्तान जी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल रहा है, बुरे वक्त भी, पहले बुरे लम्हे भी आए हैं पहले जब पाकिस्तान बहुत सारे मैचेस हारा है, लेकिन पिछले आप 6 महीने के रिकॉर्ड देख लें, सिर्फ एक बायलैटरल सीरीज जीता है आयरलैंड से, उसमें भी आयरलैंड से गेम हारा है, T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से हारा है, वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारा है और अब टेस्ट मैच में बांग्लादेश से। तो यानी तीनों फॉर्मेट में एक बड़ी एक डिफीट्स उनकी एटलीस्ट हुई हैं ऐसी टीमों के खिलाफ जो आप यानी ये सोचें कि पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए था इन टीम के खिलाफ। बांग्लादेश को भी अच्छी टीम है मगर होम ग्राउंड में आपको हरा देना चाहिए। तो आई थिंक अभी जो अक्रॉस फॉर्मेट्स जो पाकिस्तान की 3 बड़ी डिफीट्स हुई हैं, वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल से बाहर निकल गए, T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेजेस से नहीं निकले, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप सेकंड बॉटम है टेबल पे। तो आई थिंक अब एक लग रहा है पिछले 3-4 साल से अब लग रहा है कि पाकिस्तान की एक लॉन्ग टर्म डिक्लाइन सेट इन हो गई है। और आप पीछे अगर देखें प्लेयर्स का जो टैलेंट पूल है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो अब वाकई में लगता है कि आज से आगे अगर कोई और शिकस्त ऐसी हो तो शायद इतनी हैरान कुन ना हो। अफसोस हुआ सुन के ये टर्म भी कि लॉन्ग टर्म डिक्लाइन सेट इन हो गई है, बट क्लियरली दैट इज व्हाट इट सीम्स। हम आपके पढ़ते रहते हैं आपकी ओपिनियंस भी उस्मान। अब चेयरमैन पीसीबी के पास एक तवील लेकिन तफसीली प्लान है अब उनके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा खड़ा करने का, बजाय इंटरनेशनल T20 टूर्नामेंट्स के। उनकी पूरी उम्मीदें फर्स्ट क्लास क्रिकेट से वाबस्ता हैं। आपको लगता है कि अभी तो इट्स अ केओस और क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस प्लान के बारे में बात की जा रही है, इट इज़ द राइट पाथ? सबसे
सबसे पहली बात, ये सिर्फ चेयरमैन का प्लान नहीं होना चाहिए। चेयरमैन के पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी नहीं चाहिए। चलिए खैर वो एक बुनियादी तौर का स्ट्रक्चरल सवाल है कि उनके पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका जो प्लान है वो है तो सही कि भाई आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट ही से आपके प्लेयर्स निकलेंगे, वो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन ये उस मसले का ये हल नहीं है कि आप उसी एक स्ट्रक्चर पे और टूर्नामेंट थोप देंगे। जो चैंपियंस कप 3 आ रहे हैं, एक वनडे कप आ रहा है, चैंपियंस कप एक T20 का आ रहा है, एक फर्स्ट क्लास का आ रहा है। भाई आपके पास एक फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, आपके पास बल्कि 2 फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट ऑलरेडी हैं, आपके पास एक नेशनल T20 कप है और आपके पास उसके ऊपर से भी एक PSL है जिसका आप वैल्यू कम कर रहे हैं। ये चैंपियंस कप लाने के बाद से आप PSL का वैल्यू कम कर रहे हैं जो आपके लिए एक मनी अर्नर है। और फिर आपके पास वनडे कप तो खैर आपने चलिए हटा दिया और ये ले आए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप और टूर्नामेंट्स क्रिएट करके आप अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप प्लेयर पूल ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं। वही प्लेयर जो सबसे बेस्ट 150 प्लेयर हैं वो खेलेंगे। तो भाई सबसे बेस्ट आपके अगर 150 प्लेयर हैं तो यानी आप ऐसे उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, या तो आप कह रहे हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग टूर्नामेंट्स हैं, चाहे वो ताज आजम ट्रॉफी हो। जी आप कल वाले मैच की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान एक मैच हार चुका है और एक और हारना हम अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिकली। तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कल किसको खिलाना चाहिए और किसे बेंच पे बिठाना चाहिए? देखिए सिलेक्शन तो सिलेक्टर्स के हाथों में होती है, मगर मुझे हमेशा से लग रहा था कि पाकिस्तान के एक होम टेस्ट में, वो भी अगस्त के महीने में, एक स्पिनर नहीं खिलाना बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी एक मिसकैलकुलेशन थी। और ये सोचना कि सलमान अली आगा आपके मेन स्पिनर बन सकते हैं, वो अच्छे पार्ट टाइम स्पिनर हैं लेकिन वो पार्ट टाइम स्पिनर हैं, तो उन पे रिलाई करना आई थिंक ये बहुत बड़ी एक मिसकैलकुलेशन थी। आपको एक स्पिनर खिलाना पड़ेगा, चाहे आप एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करते हैं। आई थिंक लाइकली होगा कि आप एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करेंगे और अबरार को खिलाएंगे। ऊपर से बैटिंग में प्रेशर होगा, सब पे होगा, अब्दुल्ला शफीक पे प्रेशर होगा, बाबर आजम पे थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, हालांकि उनकी परफॉर्मेंसेस यानी बुरी तो रही हैं लेकिन वो बाबर आजम है, उन्हें निकालना है, ये काफी एक बड़ा सिलेक्शन स्टैंडपोर्ट हो जाएगा। आई डोंट थिंक पाकिस्तान करेंगे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को हटा दें, बाबर को आप हटा दें, लेकिन सबसे बड़ी जो इशू होगी वो शान मसूद की बैटिंग पे होगी। शान मसूद आपकी टीम के कप्तान हैं, उनके पिछले 13 टेस्ट में 19 से कम का एवरेज है, उनकी पूरी करियर ओवरऑल में 28 की एवरेज है। तो एक और फेलियर अगर शान मसूद का होता है इस टेस्ट में और पाकिस्तान अगर नहीं जीतता है तो फिर आई डोंट थिंक उसकी पोजीशन ना टीम में ना एज कैप्टन आप गारंटी करें उसके बाद। शान मसूद डेज नंबर, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पे आपने मुख्तसरन रोशनी डाली है, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है वो भी बहुत ही बिलो एवरेज है एक्चुअली अब तक जो चल रहा है सिलसिला, और पिकअप हो सकता था अगर अभी बतौर कैप्टन अपने पहले 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं, एंड दैट टू द लास्ट वन फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा, मूविंग ऑन, वी कैन नॉट ड्वेल ऑन दैट, विद द होम एडवांटेज ऑन अ फ्लैट पैनकेक पिच। आगे चलते हैं ना, अब इसमें मजीद क्या रोएं। कराची में जी कारसाज रोड पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचलकर कत्ल करने वाली मुलजमा की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आ गई है। ज़राए बता रहे हैं कि मुलजमा के यूरिन के नमूनों में आइस की मौजूदगी साबित हो गई है, आइस एज इन द आइस ड्रग, जबकि उनके खून के नमूने में कोई नशा आवर चीज़ जो है वो नहीं पाई गई। एक्चुअली अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर स्वर्लिंग अराउंड द फैक्ट कि उनका अपना एक डिमीनर और मैनरिज्म आफ्टर द एक्सीडेंट वो ज़रा अजीबोगरीब किस्म का था। अब काशिफ मुश्ताक हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब काशिफ, बताया जा रहा है कि मुलजिमा की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है इसमें कुछ सब्सटेंस आया है उनके यूरिन सैंपल्स में। खातून की मेडिकल रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ की तस्दीक हुई है कि जो खातून के नमूने लिए गए थे जिसमें यूरिन टेस्ट थे और मुख्तलिफ ब्लड सैंपल्स के टेस्ट थे, उनकी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि जो खातून के यूरिन के टेस्ट हैं उसके अंदर आइस का नशा जो है वो सामने आया है। ताहम जबकि जो उसके खून के नमूने जो लिए गए थे उनके जो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में जब टेस्ट किए गए हैं तो जो उनका रिजल्ट सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि खातून के खून में कोई इस तरह के सैंपल्स मौजूद नहीं थे। तो ये काफ़ी हद तक इस केस पे अफेक्टेड होते नज़र आ रही है कि जो खातून का जो मेडिकल रिपोर्ट जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था, अब वो जो है वो पुलिस को मौसूल बाकायदा हो चुकी है। अब ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो MLO के साथ और दीगर जो इंतज़ामिया हैं उनके साथ ये शेयर की जाएगी तफ्तीशी हुकाम से। तो यानी बेसिकली ये ड्रग मिल गया है, लेकिन बाकी जो एक सोचा जा रहा था वो नहीं है, बट स्टिल शी वाज ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस इन द सेंस सम इन्फ्लुएंस, इतनी खतरनाक ड्रग के इन्फ्लुएंस पे, तो बेसिकली इसमें आखिरी स्टेज आपकी पागलपन और मौत होती है।
अब काशिफ, अगर मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र आ जाए तो क्या केस की नौयत भी तब्दील हो जाती है, ये हम समझना चाहते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ एक हादसा या बगैर लाइसेंस ड्राइविंग वाला मामला तो नहीं रहा, अब तो एक और मजीद इसमें एलिमेंट ऐड हुआ है। हमारी जब एडिशनल आईजी कराची से बात हुई तो उन्होंने भी इस रिपोर्ट के हवाले से तफसीली चीज़ें हमें बताई हैं और उसमें इन चीज़ों का जिक्र किया है कि आया जो खातून हैं वो किस किस्म का नशा जो है वो इस्तेमाल होने के उसके शवाहिद मिले हैं या फिर उसके यूरिन में, उसके ब्लड में किस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो यकीनी तौर पर इस केस की जो तफ्तीश है उसमें पेशरफ्त होगी। और अगर हम बात करें कि जो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं कि खातून के पास पाकिस्तान बेस्ड जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मौजूद नहीं था, तो उसकी भी तफ्तीश की जा रही है। ज़रा ये बताते हैं कि जो खातून के पास गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी तस्दीक के लिए मुतलका हुक्काम को जो है वो लेटर लिखा गया था। जब उसकी तस्दीक सामने आएगी तो उसके बाद भी जो है वो मुख्तलिफ जो तफ्तीशी टीमें हैं वो इस पर काम जो कर रही हैं उसको मज़ीद शवाहिद भी इकट्ठे किए जाएंगे। थैंक यू जी, गॉट इट काशिफ, थैंक यू। मतलब कितना कोई ख़तरनाक किस्म का ये केस जो है ऑलरेडी, मतलब जहाँ लोग मर गए हो इनकी ड्राइविंग की वजह से एंड वॉट एवर एल्स हैपेंड, उसमें और एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं। अच्छा जी, कुछ और विजुअल्स हम आपको दिखाना चाहते हैं। कल वैसे मैं गिलगित की भी एक फुटेज देख रहा था जिसमें एक लड़की गुजारिश कर रही है कि एक पहाड़ और दरिया के किनारे पूरा कचरा कुंडी बनी हुई है। गिलगित में जाहिर है जब तक कोई डिस्पोजल का इंतजाम नहीं होगा, प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं लगाया जाएगा, कूड़े ने कहीं तो जाना है तो वो फेंकेगा, पहाड़ों पे फेंकेगा, हुस्न बर्बाद करेगा। 3000 बच्चियां हाथ जोड़ कर आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनके स्कूल को साफ रहने दें। कितनी पेनफुल बात है। और बिल्कुल शहजाद रॉय सही कह रहे हैं कि जब हमने आपको करके दिखा दिया कि किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, आप नहीं, जिसने मानना उसने नहीं मानना, हम अभी भी अपनी खिड़कियों से गंद जो है, कचरा जो है वो बाहर फेंकेंगे। How unfortunate. We have no right to blame and put the blame on anybody else के आपकी जिम्मेदारी, आप सफाई नहीं, हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी starts from home। अगर हम बाहर फेंक रहे हैं सड़क पे और फिर उसको ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारा काम था इसको उठाना, तुमने क्यों उठाया? मैंने कभी ऐसा कोई निज़ाम आ गया ना जहाँ पे बाहर के मुल्कों में कचरे को सॉर्ट करके और ठिकाने लगा के और डब्बों में अलग अलग, हम तो बेहोश हो जाएंगे सुन के, मेरा ख्याल है। सोचो 3-3 रंग के डब्बे अगर रख दिए और हमें करना पड़ा कि इसमें शीशा जाएगा और इसमें पेपर और इसमें बाकी नहीं, वी कांट। ऐसी बातों में ना जाओ तो दिमाग खराब हो जाएगा लोगों का। इतना ही कर लें कि घर से खिड़की से बाहर ना फेंकें, डेजिग्नेटेड एरियाज थैलों में बंद करें और उधर ही फेंक दें। ट्राई इट, करके देखें, अच्छा लगेगा, साफ सुथरा आपको अपना ही नेबरहुड। कांट बिलीव कि हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये अक्ल है। बच्चे हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर रहे हैं। आई होप कुछ असर हो इस बात का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ हैं, इसलिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से कोह-पैमाई के शौकीन यहाँ का रुख ज़रूर करते हैं। नेचुरली ये बड़े मुश्किल इलाके होते हैं और इसलिए यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ बड़े शहरों वाली बिल्कुल नहीं होती। लेकिन ये भी हकीकत है कि यहाँ जिस नौइयत के हादसात और बीमारियाँ हो सकती हैं, अच्छी क्वालिटी की फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत भी ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा होती है। अब यही देखते हुए इंडस हेल्थ नेटवर्क और रज़ाकारों के एक ग्रुप ने एक मुनफरद काम किया और उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने K2 बेस कैंप और कनकॉर्डिया में डेरे लगाए, कैंप्स लगाए बेसिकली, और वहाँ ऐसे क्लिनिक कायम किए जो कि लाइफ सेविंग अद्वियात और इलाज मौके पर फराहम कर रहे थे। और इनमें ड्यूटी करने वाले मुतादिद डॉक्टर्स थे वैसे तो, इनमें से 2 डॉक्टर्स डॉक्टर अब्दुर्रहमान और डॉक्टर जैद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर अब्दुर्रहमान आपसे शुरू करते हैं, ज़रा बता दीजिए कि ये कितनी देर के लिए था? दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि आप लोगों ने कैंप या क्लिनिक सेट किया था, और क्या ये हर साल हुआ करेगा या अभी पहला तजर्बा था? जी, ये पहली दफ़ा इस दफ़ा पराक्रम के अंदर 2 कैंप्स हमने इस्टेब्लिश किए थे, एक कनकॉर्डिया पर और एक हमने K2 बेस कैंप के ऊपर। तो ये ईद के फ़ौरन बाद ये इस्टेब्लिश करने का हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था और हमने जून के आखिरी वीक के अंदर ये इस्टेब्लिश कर लिया था। और फिर ये हमारा वाइंड अप हुआ है 2 अगस्त को और हम 8 अगस्त को फिर अस्कोले पहुंचे थे। तो तब तक ये कैंप हमारा मौजूद था, एक कनकॉर्डिया पर था और एक K2 बेस कैंप पे था। और इसके अंदर हमने तकरीबन 700 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो कनकॉर्डिया पे चेक किए थे और 100 के करीब पेशेंट जो हैं वो K2 बेस कैंप के ऊपर डॉक्टर उमर ने चेक किए थे। मतलब तो बेसिकली डॉक्टर जैद ये वो ही 700 और 200, मतलब ये वो पेशेंट्स होंगे जो कि माउंटेनियर्स थे जो ऊपर जा रहे होंगे, या फिर उस इलाके के मुकीम थे जो वहाँ रहते हैं?
एक्चुअली वहाँ पे रहता तो कोई भी नहीं है बेस कैंप पे, क्योंकि लास्ट विलेज जहाँ पे कह लें आप पॉपुलेशन है वो अस्कोली है, वहाँ से आपने ट्रैक करके 5 to 6 डेज का कंकोर्डिया और बेस कैंप पहुँचना होता है। तो वहाँ पे ये जो 700 पेशेंट्स थे, इनमें मेजोरिटी पोर्टर्स की थी जो माउंटेनियर्स का सामान लेकर ऊपर जाते हैं। और उसके अलावा फिर माउंटेनियर्स, ट्रैकर्स और क्लाइंबर्स वो भी हमारे पेशेंट्स में थे, लेकिन मेजोरिटी उन पोर्टर्स की थी जो सामान लेके जाते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, क्या क्या सहूलियात थी डॉक्टर साहब वहाँ पे? मतलब एक्सरे हो सकता था क्या? यहाँ से इक्विपमेंट जाहिर है वो भी ज़रूरी है पहुँचाना, आप लोग वो लेके गए थे, उसमें वक्त भी लगा होगा, रिसोर्सेज तो ज़्यादा लगे हैं। मेडिकल असिस्टेंस समझना चाह रहे हैं? नहीं, इसके अंदर ये जो एक ईआर के अंदर हमें मेडिसिन का सामान दरकार था वो तकरीबन सब का सब मौजूद था। मतलब हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद थे, हमारे पास कार्डियक मॉनिटर्स मौजूद थे, हमारे पास ईसीजी मौजूद थी, हमारे पास नेबुलाइजर्स मौजूद थे। कोई भी इमरजेंसी के अंदर हम प्राइमरी केयर का सेटअप था कि इसके अंदर कोई भी पेशेंट अगर कोई आएगा हमारे पास तो हम उनको पहले स्टेबलाइज करेंगे और फिर आगे के लिए एवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो हमारा मेजरली हमसे कंसर्न ये था कि हमने पेशेंट आएगा जिस क्रिटिकल कंडीशन के अंदर और हमने उनको स्टेबलाइज करना है। तो इस तरह के हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आए थे कि जिनको हमने स्टेबलाइज किया और उसके बाद एवैक्यूएट किया वहाँ से, और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब वो काफ़ी बेहतर भी हुए और उसके बाद नॉर्मल उन्होंने कईयों ने आगे अपनी जर्नी स्टार्ट की और जिनको वापस जाना ज़रूरी था वो वापस भी गए। अच्छा डॉक्टर ज़ैद, ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया कि बेस कैंप पे हम क्लिनिक्स लगाएं? क्या आप लोग खुद भी माउंटेनियर्स हैं, आप वहाँ जाके आपका तजुर्बा था कि मेडिकल असिस्टेंस की वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर आपको बताया गया था या फिर रिक्वेस्ट किया गया था कि यहाँ भी ज़रूरत है? बेसिकली हम ट्रैकर्स तो हैं, माउंटेनियर्स नहीं हैं, लेकिन ये आइडिया हमारे साथ हैं डॉक्टर उमर सिराज, उनका ट्रैकिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली आइडिया उन्हें आया था अराउंड अबाउट 2 साल पहले, और उन्होंने K2 बेस कैंप पे ट्रैक भी किया। उस वक्त उनकी फिर ये कह लें आइडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि यार इस पे काम करना चाहिए, और हम सब पहले इकट्ठे ट्रैकिंग भी करते रहे, वॉलंटियर कैंप्स भी करते रहे। तो हमने इस पे फिर प्लानिंग स्टार्ट कर दी और ब्रॉड पीक फाउंडेशन के साथ मुनव्वर भाई से डिस्कस किया, इंडस हॉस्पिटल से डिस्कस हुआ, और फिर इस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई। तो अब ये तजर्बा आपका ज़ाहिर है मुश्किलात भी आई होंगी, लेकिन आपने बहुत से लोगों को ट्रीट भी किया। इरादा क्या है अब? हर साल ये कैंप लगाया करेंगे आप लोग क्लाइंबिंग सीजन में? इंशाल्लाह अभी तो यही प्लान है कि हम इसे कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद इसको रिफाइन करेंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री था कि वहाँ पे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एस्टेब्लिश हुई। तो इंशाल्लाह विद एवरी ईयर हम इसे इम्प्रूव करेंगे। बहुत देर लग गई हमें, हमारा इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ तक मेडिकल असिस्टेंस पहुँचाने में। अच्छा वैसे आई एम जस्ट क्यूरियस डॉक्टर अब्दुर्रहमान, ये बताएं कि ख़ासतौर पे आपने मेंशन किया है कि पोर्टर्स जो थे वो ज़्यादा तादाद में थे जिनकी ट्रीटमेंट थी, क्या इश्यूज़ होते हैं वहाँ ज़्यादातर लोगों को? एक तो एक हाइट पे बहुत ज़्यादा है, मतलब 4600 मीटर्स पे कंकोर्डिया और 5000 मीटर्स के ऊपर K2 बेस कैंप है। तो आप 3000 से ऊपर जाते रहेंगे तो ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस के आपको चांस ज़्यादा होते रहते हैं। दूसरा वहाँ पे पानी का इशू है, वहाँ पे माउंटेन उस तरह से स्प्रिंग्स मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे दूसरा गैस्ट्राइटिस के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे। और उसके अलावा जो तीसरे जो पेशेंट्स हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, और उसके अलावा जो पेशेंट थे वो जनरलाइज पेन के, मतलब ज़्यादा चले हैं तो उसके बाद मतलब मस्कुलर पेन हो गई या कोई बॉडी एक्स हैं, तो उस तरह की ये सारी जो है बॉडी एक्स वाली ख़ासतौर पे, ये तो इतनी लाइफ थ्रेटनिंग वाली बातें नहीं है, लेकिन इसकी भी असिस्टेंस उनके पास नहीं है। मतलब व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पोर्टर्स जब आप लोगों को उन्होंने वहां कैंप लगाए हुए देखा? अस्कोले के अंदर भी सिर्फ एक डिस्पेंसरी मौजूद है जहां से हम 100 किलोमीटर आगे पैदल चल के गए हैं। तो इस तरह की कोई भी सेटलमेंट वहां से शिगर के अंदर मौजूद है जो वहां से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर होगा। तो मतलब व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द माउंटेनियर्स, क्लाइंबर्स एंड पोर्टर्स? हाँ जी, मैंने कहा रिएक्शन क्या था? डॉक्टर ज़ैद आप बताइएगा, जब लोगों ने आप वो ये सहूलत पहली दफा हिस्ट्री में वहाँ पे देखी है। स्ट्रेंज, हमने तो अज्यूम किया था कि इस किस्म की चीजें होती ही होंगी, वहाँ इतने लोग जाते हैं। एग्जैक्टली ये यहाँ के लोगों की यही परसेप्शन है कि वहाँ पे ये चीज़ें होती होंगी, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको एक पैनाडोल भी अवेलेबल नहीं होती, इवन इफ यू हैव एनफ मनी, लेकिन आपके पास है ही नहीं तो आप कहाँ से देंगे। और जहाँ तक बात है पोर्टर्स के रिएक्शन की, तो वो हमने कुछ डॉक्यूमेंट भी किए, उनकी वीडियोस भी बनाई,
और उनका यही कहना था कि कहने को तो ये छोटे मसले हैं कि जी मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे ब्लिस्टर बन गए हैं, मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गई है, लेकिन ये मसले हमें कह लें कि 10 मीटर भी मूव नहीं करने देते। तो अब आप लोगों ने ये इस्टेब्लिश किया, हमें फैसिलिटेट किया, तो हमारी तो यही डिमांड है कि हर साल इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट्स आप लोग बनाएं ताकि हमें आसानी हो। और जल्दी से ये भी बता दें, तो ये इरादा है आपका कि हर साल क्या कुछ महीनों के लिए, साल में 2-3 बार, क्या प्लान क्या है डॉक्टर अब्दुल रहमान जी? इसके अंदर प्लान भी और एक इसके अंदर बात ये है कि अगर एवरेस्ट के ऊपर ER लगती है, कहीं पर और ER लगती है तो वो वहाँ पर अच्छा चार्ज करते हैं, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो ये इंडस हॉस्पिटल का बहुत बड़ा इसके अंदर जबरदस्त जी, इंडस हॉस्पिटल का इनिशिएटिव डॉक्टर उमर जिनका आपने जिक्र किया, आप और आपके दीगर साथी डॉक्टर। दोपहर के लिए थोड़ी देर सस्ता आया तो मुझे एक अंग्रेज ने आके उठा के कहा कि यार आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो लोगों की अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा थी कि मतलब उठाया, अच्छा मैंने आपसे बात कीप अप द गुड वर्क जी डॉक्टर अब्दुल रहमान, डॉक्टर ज़ैद, थैंक यू फॉर योर टाइम, और आप लोग इसी तरह रहते हैं। आई एम श्योर जब आज ये सेगमेंट चलेगा तो और बहुत सारे डॉक्टर्स जो माउंटेनियरिंग में भी इंथुजियास्ट हैं, क्लाइंबर्स भी हैं, वो कहेंगे भाई अगली दफा तो हम चले जाएंगे इनके साथ। थिंकिंग दैट आई थॉट कि होता ही होगा ये सब कुछ, इतनी खतरनाक किस्म की चीज़ के लिए लोग ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, पोर्टर्स, ट्रैकर्स, कौन कौन नहीं, एंड टू थिंक कि वहाँ कुछ भी इस किस्म की चीज़ नहीं थी। इन एनी केस, अच्छा कमिंग बैक टू द वेदर, ज़रा हम अमजद सईद हैं हमारे साथ कमालिया से, वो बता रहे हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है मौसम की वजह से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कमालिया दरियाए रावी के मकाम पर मौजूद हूँ। मूनसून की बारिशों के बाद दरियाए रावी के पानी में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है और इसके इजाफे के बायस कटाव का अमल भी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। कमालिया की मुख्तलिफ बस्तियाँ मौजा तारा हवेली, मौजा जलार सगला, मौजा जलोका समेत मुतअद्दिद ऐसी बस्तियां हैं जो दरियाई कटाव के बायस हज़ारों एकड़ अराजी कटाव की जद में आकर दरिया बुर्द हो चुकी है। और इस वक्त मैं मौजा जलार सगला के मकाम पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक किसान रहनुमा मियाँ ज़ाहिदुर रहमान साहब मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। पिछले 7 से 10 दिनों में दरिया में पानी के इजाफे के साथ साथ यहाँ पे बहुत खतरनाक सूरत पैदा हो गई है। जो आबादियों को बचाने के लिए यहाँ पे हिफाजती बांधे, वो रवायती रास्ता छोड़ के दरिया ने रुख अपना ज़रई जो जरखेज ज़मीनें हैं उनकी तरफ और आबादियों की तरफ मोड़ लिया है। इंतज़ामिया से इल्तमास है कि यहाँ पे फौरी तौर पे विजिट करें। जी बिल्कुल, इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरियाए रावी को जो असल शक्ल में बह रहा था वहाँ पर ही इसकी रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जाएँ। सो ग्रीन एंड सो ब्यूटीफुल, हमें तो हर चीज़ में खूबसूरती ही नज़र आ रही है आज। और अच्छा बाय द वे, कमालिया से मुझे ये भी याद आया कि कमालिया के खेस जो समर कॉटन ब्लैंकेट नहीं होता, ये मैंने पहले तो खद्दर भी तो मशहूर है, लेकिन खेस मुझे याद है एक ज़माने में कमालिया से ही आते थे खेस। अच्छा जी, मुल्क की मईशत बदस्तूर मुश्किलात के भंवर में फंसी है, बल्कि माशी चैलेंजेस मज़ीद सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। ताजे टैक्स देने पर आमादा नहीं है, तो उनका भी एक सीन ही है, दुकानें बंद करके हड़तालों पर हैं। हुकूमत के लिए रेवेन्यू टारगेट पूरे करना मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। तवक्को थी कि IMF से हुकूमत को 30 अगस्त तक $7 अरब मिल जाएंगे, मगर ये मामला भी बज़ाहिर पेचीदा होता इसलिए नज़र आ रहा है। वादे के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब, चाइना और UAE से अपना $9 अरब का बैरूनी कर्जा रोल ओवर कराने में नाकाम रहा है, जिस पर IMF ने शराइत पूरी ना होने पर अपना पैकेज जो है वो मौखर कर। थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहबाज साहब, बताया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को जो बैरूनी टैक्स रोल ओवर करा लेने थे, जो कर्ज़े हमें पर्टिकुलरली रोल ओवर कराने थे, वो हम नहीं करा सके हैं। पाकिस्तानी मईशत ख़ास तौर पर IMF प्रोग्राम के हुसूल की राह में कितना बड़ा सेटबैक है या हो सकता है ये? जब तक पाकिस्तान $12 अरब का जो कर्ज़ लिया हुआ है कैश डिपॉजिट की सूरत में मुत्तहिदा अरब अमारात से, सऊदी अरेबिया से, चाइना से उसको रोल ओवर नहीं करवा लेता, उसकी अपफ्रंट कमिटमेंट नहीं ले लेता, उसके अलावा $4 अरब का रफली कमर्शियल कर्जा है, उसकी एश्योरेंसेस जो है वो IMF को नहीं मिलती ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी लैंडर्स। और तीसरी चीज़ ये कि $2 अरब का जो एक फाइनेंसिंग गैप है, जिसके लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी दरख्वास्त की है कि $1.2 अरब इसमें पिच इन कर दे। तो जब तक ये 3 काम नहीं हो जाते, IMF जो है वो पाकिस्तान के लिए नए प्रोग्राम की मंजूरी नहीं देगा। ऑल्दो एक बात कही जा रही है कि चीज़ें जो है ऑन अ पॉजिटिव साइड मूव कर रही हैं और फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा ऑन द रैकेट कह रहे हैं कि सितंबर में जो है इसके कर्ज़ की मंजूरी हो जाएगी। हमें भी कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ये सितंबर में हो जाए।
लेकिन अगर ये सितंबर में नहीं होता तो जो ओवरऑल पाकिस्तान में गैर यकीनी कैफियत है, सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है काफ़ी हद तक, जो सियासी जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा उसकी जो बेयकीनी की कैफियत है पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, तो उसके साथ ही जब ये फिर इकनॉमिक अनसर्टेनिटी ऐड होगी तो बहुत ही एक मुश्किल हालात हो जाएंगे गवर्नमेंट के लिए। मुश्किल हालात भी हैं, लेकिन आपने साथ साथ ये भी कह दिया कि शायद कुछ बेहतरी भी आ सकती है। अच्छा, एक तरफ ये सारी सूरत हाल है जो परेशान तो है ही कर रही है हमें, दूसरी जानिब मूडीज़ की रेटिंग जो है वो बेहतरी वाली ख़बर भी आई है, तो क्या ये समझा जाए कि मूडीज़ को हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद है? अब मूडीज़ की रेटिंग है, इससे में कोई बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। ये ट्रिपल इसमें CAA2 रेटिंग उन्होंने की है। ये जंक रेटिंग है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसी रेटिंग नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तान आलमी मंडी मार्केट में जाए और आलमी मार्केट में जाके वहाँ पे यूरो बॉन्ड्स फ्लोट कर दे, पांडा बॉन्ड फ्लोट कर दे या फॉरेन कमर्शियल बैंक का लोन लेने की कोशिश करे तो उसको बेहतर इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो एक नॉच ऊपर तो ज़रूर हुई है, लेकिन इसमें जो बेहतरी है वो इतनी नहीं है जितनी हमें उसकी ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो S&Ps की जो एक रेटिंग है CCC पॉजिटिव, उससे अभी भी मूडीज़ की जो रेटिंग है वो एक नॉच एक दर्जा उससे नीचे है। तो ठीक है, डायरेक्शन के हवाले से अगर आप देखेंगे तो आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है, लेकिन जो मटीरियल बेनिफिट पाकिस्तान चाह रहा है और वो मटीरियल बेनिफिट ये है कि पाकिस्तान जब आलमी मार्केट में जाए, फॉरेन कमर्शियल बैंक से बात करे तो कर्ज़ लेने के लिए, और उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट रेट ऑफर हो वो सिंगल डिजिट में हो, वो 6-7-8% हो, उसकी तरफ जाते हुए इस रेटिंग में आपको कोई ख़ास कोई मदद नहीं, यानी इसमें भी हम खुश ना होए। हाँ, क्योंकि ये बहाल हो रही है रेटिंग। शहबाज राना अच्छा जी, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि टेंशन भी ना ले, तो हम आपको टेंशन नहीं देंगे।